जय श्री राम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, है ना। हम थोड़ा शॉर्ट में देखे थे सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। तो आज डेफिनेशन देख लेते हैं कि होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि सदिश राशि, है ना। सदिश राशि में क्या जरूरी होता है, परिमाण और दिशा दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। और अदिश की बात करें स्केलर में तो सिर्फ क्या होता है, परिमाण या मैग्नीट्यूड, है ना। उधर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए इसके लिए, सदिश के लिए। लेकिन जो स्केलर होगा अदिश, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए या परिमाण चाहिए, दिशा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल पर हम लोग देखे थे, शॉर्ट ट्रिक भी देते थे, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग और भी था, ठीक है। वो सारे क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर में बात करें तो लंबाई, दूरी, चाल, समय, आयतन, ये सारे क्या होते हैं, अदिश है, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है या पूछ सकता है दोनों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर या प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसके अंदर थोड़ा रूल है, ठीक। जैसे पहला बात करें हम लोग स्केलर में क्रम विनिमय नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव लॉ, ठीक है। तो अदिश राशि जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है ना, कि निम्न में से क्रम विनिमय नियम का पालन कौन नहीं करता है, ठीक। अदिश राशि, सदिश राशि, एक और दे दिया था, या सॉरी तीसरा ऑप्शन था दोनों, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। दोनों ही जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, कौन कौन, वेक्टर और स्केलर, ठीक है। दूसरा आ जाता है कैसे भाई पालन करते हैं, तो योग और गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, है ना। जब भी हम लोग एडिशन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम मतलब समझ रहे हो, क्रम विनिमय मतलब बदलना क्रम। ये देखो जैसे ये b प्लस सी बराबर ए बी प्लस, ठीक। पहले b प्लस सी को जोड़ दिए, उसको a से गुणा किए, इधर क्या कर रहे हैं, a और b का गुणा कर दे रहे हैं और b और c का गुणा करके फिर जोड़ रहे हैं। तो ये दोनों जो है इसका पालन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है वो एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य नियम। तो योग एवं गुणात्मक गुणा में पालन करती है कौन, स्केलर। और इधर साहचर्य नियम से दो या दो से अधिक सदिश राशियों के किसी भी क्रम में जोड़ने पर उनका योग समान है, इसी को बोलते हैं बहुभुज नियम, है ना, पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। एक ऐसा बना लेंगे, जैसे त्रिभुज नियम क्या करता है देखते हैं, है ना, देख ही लेते हैं। त्रिभुज नियम, ट्रायंगल नियम क्या बोलता है कि ये एक सदिश है और ये इधर चला ए डायरेक्शन में, ये एक सदिश बी हो गया, वेक्टर बी, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट यहाँ पहुंचा, ये यहाँ सी ए बी सी, ये जो रिजल्टेंट होगा ना वो क्या कहलाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये कहलाता है सदिशों का त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। एक और होता है बहुभुज नियम। बहुभुज नियम में क्या होता है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ये ऐसा, ठीक। सपोज ये ए है, बी है, सी है, डी। तो पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। तो ये मान लो सपोज हम लोग करते हैं कि वेक्टर ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। अगर ये मान लो सपोज करते हैं कि वेक्टर बी है, तो ये भी वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। और देखो ए और बी का रिजल्टेंट यहाँ तक आया, तो इसका मान क्या हो गया भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हुआ। अब इधर की बात करेंगे, देखो ये चला वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस यहाँ आ गया, उसका भी मान क्या होगा, वही आएगा।
तो सदिश जो है क्या करता है, बहुभुज नियम या एसोसिएटिव लॉ का पालन। ठीक है, अगला सदिश तथा अदिश राशि से गुणा करने पर सदिश प्राप्त होगा। मतलब कोई भी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका अगर हम लोग अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका हम लोग देखेंगे दो टाइप का प्रोडक्ट होता है सदिश में ना। जो सदिश राशि होते हैं उनका दो टाइप का गुणा होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सदिश गुणन, सदिश गुणन, और एक को बोलते हैं हम लोग अदिश गुणन। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये आगे देखेंगे इसको, अभी डेफिनेशन भी करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, ये मान लो सपोज दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, उनका ये क्या कहलाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, सदिश गुणन या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा होता है अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना। ये नहीं कि ये गुणा है और दशमलव है, कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये दशमलव नहीं है, ऐसा नहीं कि ए पॉइंट बी है, ये भी गुणा है, ये भी गुणा है। ठीक, अंतर क्या है, ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट है और ये क्या है डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये सदिश गुणन है और ये अदिश गुणन। क्लियर है, तो ये हो गया इसके क्या गुण। आगे देखते हैं, चलो फिर जोड़ने घटाने गुणा भाग बीजीय राशियों के समान होते हैं, है ना। अगर अदिश राशि को हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो बीज राशियों का मान में कोई चेंजेस नहीं, समान। ठीक है, दिशा बदलने से मान अपरिवर्तित रहता है। स्केलर में अभी बताएं हम लोग, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिमाण का वैल्यू है या उसी का यूज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन वेक्टर के केस में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, दिशा। अगर हम लोग दिशा को, डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें कि हम लोगों ने कहा कि वेक्टर ए बी का मान क्या है, वेक्टर ए बी मतलब ए से बी की दिशा में। ए बी क्या है, इसका मतलब क्या है, ए से बी की दिशा। अगर हम लोग इसी को ऐसा लिखना चाहें बी ए वेक्टर तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे किसके केस में, सदिश के केस में, तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो जब अपोजिट जैसे डायरेक्शन को चेंज करेंगे उसका मान भी चेंज। लेकिन स्केलर में या अदिश वाले में ऐसा नहीं, डायरेक्शन चेंज करने से उसका मान चेंज नहीं। ए बी का मान जितना है उतना ही रहेगा, चाहे बी ए लिखे चाहे बी, सदिश अदिश के केस में स्केलर। फिर इनको इधर आ जाओ, फिर सदिश राशि में देखो, इनको सामान्य बीजगणित के नियम द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग नहीं दिया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन उठाया था पिछले बार पीपीएसटी में, दोनों पॉइंट को नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना। क्या है, इनको सामान्य बीजगणित के नियम द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग नहीं दिया जा सकता, इसको सदिश। जबकि अदिश में सामान्य जो नियम है हम लोग का बीजगणित का, उसी से हम लोग उसको जोड़ या घटाव या कर सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 3 + 4 बराबर हो गया 7 हुआ, ये हो गया क्या, स्केलर। लेकिन वेक्टर में अगर बात करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं जोड़ सकते जैसा बीजगणित का नियम। अब ए का जो मान होगा उसको और बी का जो मान होगा उसको, पूरे को उसके आई जे के साथ अलग अलग सेपरेट करके ऐड करेंगे। अभी देखेंगे अदिशों का, सदिशों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, चलिए दूसरा है कि इनको 2 या 2 से अधिक घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है,
अगला क्या बोल रहा है कि इनको दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित किया जा सकता है। इसको सदिश मतलब दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन अदिश या स्केलर के केस में दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि दो या दो से अधिक घटकों में वियोजित किसे नहीं किया जा सकता, किसे स्केलर या अदिश। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर सदिशों के प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार का सदिश होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में टाइप दिया हुआ है, बगल में उनका डायग्राम दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं समान सदिश या इक्वल सदिश। ठीक है, तो एक समान सदिश मतलब डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ऐसे दो वेक्टर या ऐसे दो सदिश जिसका दिशा तथा परिमाण दोनों समान हो, क्या कहलाएंगे? समान सदिश, एक समान सदिश या इक्वल वेक्टर। ओके, नाउ विपरीत सदिश नाम सही है, ऐसे दो वेक्टर या ऐसे दो सदिश जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा, अलग अलग। देखिए, एक वेक्टर ए इधर आ रहा है, वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन जो डायरेक्शन या दिशा है वो क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा या विपरीत रहेगा। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट। ठीक है, वेक्टर या फिर विपरीत सदिश। क्लियर है? नेक्स्ट है नल सदिश। तो नल सदिश ऐसा सदिश जिसका कि परिमाण या मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? जीरो रहे। ठीक, जिसका परिमाण या मैग्नीट्यूड क्या रहे? जीरो, उसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर, या इसको जीरो सदिश भी बोलते हैं ना, शून्य सदिश, जीरो सदिश, शून्य सदिश या नल वेक्टर। ठीक, एकांक सदिश किसको बोलेंगे? यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है ना, ऐसा वेक्टर या ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? 1, वो क्या कहलाएगा? एकांक सदिश। ठीक है, इसको हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं, और ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये होता है एकांक सदिश का फॉर्मूला, वेक्टर ए और उसका नीचे में उसके परिमाण या मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे तो क्या कहलाएगा हम लोग का? एकांक सदिश। ठीक, अब आ जाते हैं समरेख सदिश या कोलिनियर वेक्टर। तो ऐसे दो वेक्टर जो आपस में समांतर हो, पैरेलल, है ना, ऐसे दो सदिश जो आपस में क्या हो? समांतर हो। जैसे देखो एक एग्जांपल ये दिया है कि जब दोनों, अच्छा इसमें डायरेक्शन कोई मस्त नहीं है, हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, लेकिन उनके बीच का जो एंगल होगा 0 या 180 डिग्री बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। तो समरेख सदिशों के बीच बनने वाला कोण कितना होता है? कितना होगा? 0 डिग्री और 180। ठीक है, तभी दोनों क्या होंगे? आपस में समांतर। या समरेख सदिश में दोनों सदिश आपस में कैसे होंगे? परस्पर लंबवत होंगे, परस्पर समांतर होंगे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आ सकता है कि नहीं? कि समरेख सदिश के लिए निम्न में से क्या सत्य है? दोनों लंबवत हो, दोनों समांतर हो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? दोनों समांतर होना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नॉन ऑफ दिस नोटा। ठीक, चलिए अगला है समतलीय सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो ऐसे सदिश जिनको हम लोग एक ही तल पे ड्रॉ करते हैं या बनाया जाता है, वो क्या कहलाएंगे? समतलीय। नाम ही है समांतर, मतलब एक ही तल पर हम लोग, जैसे एक कागज है ना, एक पेज है मान लो हम लोग कॉपी का, इस पेज पे हम लोग बना लिए सदिश। ये तल है कागज का, इसी तल पर हम लोग डिफरेंट टाइप का सदिश बना लिए। ठीक है, नाम तो कुछ भी दे सकते हो उसके ऊपर। ठीक, तो एक ही तल पर खींचे हुए या बने हुए सदिश क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर या फिर समतलीय।
ठीक। सम प्रारंभिक सदिश, इसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक वेक्टर, एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट लगा लेना। ठीक है कि जो सम प्रारंभिक सदिश होते हैं वो हमेशा एक ही बिंदु से स्टार्ट होंगे, मतलब उनका जो मूल बिंदु होगा एक ही हो। मूल बिंदु मतलब जहां से वो स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन है ना। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, ओरिजिन जो है या स्टार्टिंग पॉइंट कितना होता है, एक ही होता है। इनमें सम प्रारंभिक सदिश। ठीक है, सातवां ये देखिए दिख रहा है, जितने भी सदिश है सभी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ही। ठीक है, जितने भी सदिश हैं सब कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलेंगे, सम प्रारंभिक सदिश। ठीक है, अगला है ऑर्थोगोनल वेक्टर या परस्पर लंबवत इकाई सदिश बोलते हैं। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अगर ये जो यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर नहीं, दो या दो से अधिक यूनिट वेक्टर अगर आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर है ना, लंबवत, तो क्या होगा, क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर के केस में क्या संभव है या क्या सत्य है, दोनों वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर क्या होने चाहिए, कौन बताएगा, वेक्टर ए और बी के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है या लंबवत। बात समझ में आया, दोनों में अलग अलग है, यहाँ पर डिग्री कहाँ का, समतलीय ना, नहीं कोप्लेनर, कोलिनियर ना, कोलिनियर और ऑर्थोगोनल में डिफरेंस है। कोलिनियर में क्या होगा, दो वेक्टर के बीच में कोण कितना रहेगा, 0 या 180 डिग्री रहेगा, मतलब दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, समांतर रहेंगे। ठीक है, तो या तो एंगल से क्वेश्चन पूछ सकता है या तो समांतर या लंबवत से। यहाँ भी सेम वैसे ही ऑर्थोगोनल वाले में क्या होगा कि दो या दो जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन उठा के अंदर से पूछता है तो बना लेना। ठीक, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है कि निम्न में से ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए क्या सत्य नहीं है, दोनों परस्पर समांतर होंगे, पहला ए और बी लंबवत होंगे, दोनों या कोई नहीं, क्या होंगे, ऑर्थोगोनल में लंबवत और कोलिनियर में या सम रेखीय में क्या होंगे, समांतर। क्लियर है, एंगल की बात, सम रेखीय में एंगल 0 या 180 डिग्री और ऑर्थोगोनल में एंगल 90। ठीक, अगला पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश, तो मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोग डायग्राम बनाए हैं, एग्जांपल, और ये है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायग्राम। यहाँ से देख के समझ में आ जाएगा। देखिए पोजीशन वेक्टर की बात करें तो मान लो कि सपोज एक वेक्टर x है और एक वेक्टर y है, इनका ना मूल बिंदु से जो पोजीशन है उसको जो प्रदर्शित करेगा या रिप्रेजेंट करेगा वही कहलाएगा क्या, पोजीशन। ठीक है, सपोज मान लो कि हम लोग का ए एक वेक्टर, अच्छा इसको एग्जांपल हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, क्लियर है ना। अब दूसरा है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन वेक्टर या सदिश। तो इसके केस में क्या होगा, वेक्टर ए मान लो वेक्टर x है, वेक्टर y है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है r1 तक, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है r2। डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ रहे हो ना, विस्थापन मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा, अपने पास्ट लोकेशन से चेंज हो जाएगा। तो इसका मान लो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका यहाँ होगा, लेकिन रिजल्टेंट जो निकलेगा फाइनल डेल r इक्वल टू हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस। ठीक है, ये कहलाएगा क्या, विस्थापन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये है स्थिति सदिश या पोजीशन। क्लियर है, तो ये है टाइप ऑफ। ठीक है, सपोज एज्यूम कर लेते हैं हम लोग के लिए वेक्टर ए दिया हुआ है, a1i a2 a2j प्लस a3k, वेक्टर b दे दिया है b1i
B2J और B3, ठीक है। दो वेक्टर हम लोग सदिश एज्यूम कर लिए A और B। पहला है योग या एडिशन, सदिशों का योग कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, अभी बताए थे हम लोग कि सदिश जो है वो नॉर्मल जो बीजगणितीय योग होता है उसका पालन नहीं करता है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। कैसा होगा, अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मान निकालना होगा तो A1 प्लस B1 बाहर में I वाला एक साथ जुड़ेगा, J वाला एक साथ जुड़ेगा, K वाला एक साथ विथ साइन चिन्ह के साथ, है ना। तो प्लस A2 प्लस B2J और A3 प्लस B3K। सेम अगर घटाव की बात करें हम लोग, घटाना या सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, इस बार माइनस हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। क्लियर है। और तीसरा, अगर सपोज हम लोग को A दिया हुआ है 3A निकालना है, इसका मतलब क्या, A के पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना, मतलब क्या हो जाएगा 3A1I 3A2J प्लस 3A3। ठीक, और मान लो दो सदिशों का आपस में गुणा करना है, सदिशों का गुणनफल द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक, अभी हम लोग देखें दो टाइप का होगा, एक होगा अदिश गुणन, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट, जैसे A डॉट B। तो A डॉट B जब करेंगे तो क्या आएगा, जो I वाला है वो I वाले के साथ इंटू हो जाएगा, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ, है ना। ऐसा A1 इंटू में B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B। क्यों भाई, क्योंकि अदिश गुणन के केस में, अदिश गुणन के केस में I इंटू J, J इंटू K और K इंटू I डॉट ना, इंटू नहीं, सॉरी, है ना, I डॉट J, J डॉट K और K डॉट I, मतलब ऑपोजिट में जब भी रहेगा तो उनके लिए जो अदिश होगा या डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। इसलिए हम लोग I वाले के J वाले को नहीं लेंगे, I वाले का K वाला नहीं लेंगे, J वाले का I वाला नहीं लेंगे, J वाले का K वाला। ठीक, अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि इफ A डॉट B इक्वल टू 0, अगर ये जो A डॉट B निकाले हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं, अगर 0 आ जाता है तो कहेंगे कि A और B जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत। तो दो वेक्टर को लंबवत होने के लिए क्या कंडीशन या शर्त होना चाहिए, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है, लंबवत है या परपेंडिकुलर। ठीक है। दूसरा जो गुणन होता है वो होता है सदिश गुणन। सदिश गुणन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट और इसको स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग शो करेंगे A क्रॉस B, और ये होगा I J K। पहला A लिखे हैं तो A वाले के कंटेंट को लिखना है A1 A2 A3, फिर B वाले को B1 B2 B। अब इसको डिटरमिनेंट्स के जैसा सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं। अब यहाँ भी वही कि अगर A क्रॉस B का मान 0 आ जाता है तो कहेंगे कि A और B जो वेक्टर हैं वो क्या है,
पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के समांतर है। अब यहाँ भी दो दो टर्म बन रहा है, क्या कहेगा कि अगर ए और बी के बीच, है ना, ए और बी के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, या ए और बी का अदिश गुणन कितना है, 0 है, तो उनके बीच का कोण कितना होगा, कितना होगा 0 या 180, सॉरी 90 डिग्री, है ना। अदिश गुणन कितना है, 0 है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा 90 डिग्री होगा, और यहाँ के केस में एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री बनेगा या 180। कोई दिक्कत तनाव किसी को, ठीक है ना, 0 डिग्री और 180 डिग्री इधर में नहीं, क्लियर है। अब इसी में एक आता है कोण या एंगल, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम लोग परिमाण निकाले, सदिशों का परिमाण, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, तो जैसे अभी बताए थे कि मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो अंडर रूट a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का, ठीक है। सेम वैसे अगर मॉड ऑफ वेक्टर बी चाहिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट b1 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, b3 का स्क्वायर, मतलब आई जे के जो कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं, उनका स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल देंगे, वही करेगा उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण, ठीक है। और इस एंगल से पहले एक चीज और देख लेते हैं, अभी जो बोले थे एकांक सदिश। एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर, जिसको हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए और मॉड ऑफ ए, अभी यही बोले थे, ठीक है। तो ए वेक्टर मतलब पूरा लिख लेना उसी को, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और अपॉन में मॉड ऑफ ए मतलब अंडर रूट a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, ठीक, या एकांक सदिश। फिर अगला है सदिशों के बीच कोण या एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सदिशों के बीच जो एंगल निकालेंगे या कोण निकालेंगे वो दो एंगल निकलेंगे, ठीक है। क्या क्या, एक पहला निकलेगा cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होगा a डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। दूसरा निकलेगा sin थीटा, ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर sin cos थीटा और sin, ठीक है। एक और चीज इसमें निकालते हैं हम लोग कि A तथा B के बीच परस्पर लंबवत इकाई सदिश, जिसको हम लोग C कैप से डिनोट करते हैं, मॉड A क्रॉस B अपॉन में मॉड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। और नहीं तो होता है, हाँ एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज छूट गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप, सदिश A का B पर प्रक्षेप, तो इसमें कैसे निकलेगा, A डॉट B कर लेंगे और अपॉन में जो भी दिया है B पर बोल रहा है, तो B पर बोलेगा तो मॉड ऑफ वेक्टर से डिवाइड। जस्ट उल्टा अगर मान लो सदिश B पर A का प्रक्षेप बोलता
तो वेक्टर ए कमोड नीचे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में सारा चीज डाल देते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल दिया है कि वेक्टर ए दे दिया है और वेक्टर बी दे दिया है। सबसे पहला चीज क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का क्या निकाल लेते हैं? मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा? अभी जो फॉर्मूला था अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ए के क्यों में क्या है 1 माइनस 1 उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 9 16 प्लस 1 कितना हो गया भाई? अंडर रूट 26 आ जाएगा। अगला मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 8 अंडर रूट 6 आ जाएगा। पहला डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी। ठीक है, क्या आ जाएगा? आई वाला आई के साथ गुणा हो जाएगा तो 3 गुना ऐसा निकलेगा। नहीं समझ में आएगा तो पहले लिख लेना प्लस 4 और इंटू में माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू में प्लस 6 माइनस 4 माइनस 1 डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी। आई जे के पहला वाला 3 4 माइनस 1 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले आई को लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं R1 R2 R3, इसको बोलते हैं C1 C2 C3 कॉलम और रो। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ। तो आई जब लेंगे, पहला देखो आई जब लेंगे तो इसके लिए इसके रो और कॉलम को छोड़ देना है। ठीक है, तो क्या बचेगा? ये जो बचा उसको लिख लेते हैं 4 माइनस 1 देन माइनस। इसमें कैसा होता है? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस पहले से रहता तो प्लस होता। ठीक, अब जे के लिए लेंगे तो जिसको लेना है उसके कॉलम और उसके रो को छोड़ देंगे। बचा क्या? ये जे अंदर में 3 माइनस 1 2 1 देन के के लिए फिर से अब इस बार इस कॉलम को छोड़ देना है। तो ये चारों बचा, इसको लिख लेना है 3 4 2 माइनस। सबको समझ में आया? जिसको बाहर लेना है उसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो 4 बचेगा उसको लिख लेना। ठीक है, जैसे आई को लिए इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ दिए, ये चारों बना। फिर जे को लिए तो इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दिए, तो ये। ठीक है, के लिए के का कॉलम और के का रो छोड़ दिए, ये चारों। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, क्या मिल जाएगा? आई यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस होगा तो माइनस फिर माइनस जे यहाँ पर क्या आएगा? 3 एकम 3 और ये माइनस 2, माइनस पहले से रहेगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस के ये हो जाएगा माइनस 3 और 4 2 या 8 माइनस। क्या मिल जाएगा भाई बताओ? यहाँ से आ जाएगा 3i माइनस 5j और माइनस 11 ये आ गया क्या? क्रॉस। अभी देखो हम लोग क्या बोले थे, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, पिछले बार बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन आया। ठीक है, क्या आया था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव क्या होगा? दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश होगा ना। उसमें आई जे के नहीं आ रहा है, मतलब क्या है? वो अदिश है, मतलब स्केलर है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2
वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणन हमेशा कितना होगा? अदिश राशि ही है। और बात करें क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन, तो सदिश गुणन कितना होगा? सदिश है। आ रहा है कि नहीं? क्या आएगा? सदिश। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो सेंटेंस में भी लिख सकता है क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ए एंड बी नोटा। ठीक है, दो सदिशों का सदिश गुणन सदैव क्या होगा? सदिश गुणन होगा, सदिश राशि होगा, अदिश राशि होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सदिश। क्लियर है? दो सदिशों का अदिश गुणन अदिश होगा, सदिश गुणन सदिश। नो कंफ्यूजन, नो तनाव? तनाव तो आगे बढ़ो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकल गया, क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। अब हम लोग इसका अगर मॉड निकालना चाहें, ठीक है, तो इसका जब मॉड निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई? ए क्रॉस बी का मॉड, और ए क्रॉस बी का मॉड कैसे होगा? तो 3i होगा ना, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस 11 का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा? 9, 25 और 11 का 121। सॉल्व कर दो इसको, कितना मिल जाएगा? 1 और 5 6 और 9 15, 2 2 4 1 5 155। ठीक, तो निकल गया इतना सारा चीज। अब क्या निकालना है? मान लो कोण निकालना है। ठीक, अब ना ही ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ना ही समांतर है। क्या नहीं है ना? ए डॉट बी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब 0 नहीं है। मतलब क्या है? वो लंबवत भी नहीं है और दोनों समांतर भी नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 नहीं है। ठीक, तो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, ए और बी दे देगा, बताओ इनमें से दोनों वेक्टर में क्या संबंध है? दोनों लंबवत हैं, दोनों समांतर हैं, इनमें से कोई नहीं, या ए और बी। तो चेक करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो बोलेंगे क्या है? लंबवत है, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो बोलेंगे क्या है? समांतर है या पैरेलल। ठीक है, अब पहला cos थीटा निकालना है। cos थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? a डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, यही होता है ना? a डॉट बी का मान कितना है? 1 बटे में मॉड ऑफ ए √26 और फिर √6, तो ये हो जाएगा हम लोग का cos थीटा। सेम उसी sin थीटा निकालना है मान लो, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा a क्रॉस b का मॉड और अपॉन में a डॉट बी मॉड, तो इसका मान कितना आया है? √155 अपॉन में √126 √6। चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 155 बटे में 6 36 6 12 और 3 15, क्या आ जाएगा? 155 बटे में 156, यह आ जाएगा साइन थीटा का मान और कॉस थीटा। ठीक, एक और बच गया जो लास्ट वाला था, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ए तथा बी के बीच लंबवत इकाई सदिश, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या था? ए तथा बी के बीच परस्पर लंबवत इकाई सदिश। सीकेंट इक्वल टू का फॉर्मूला ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मान आ गया है 3i माइनस 5j माइनस 11k, और क्रॉस वाले का आया है √155। चाहो तो इसको अलग से लिख सकते हो 165 और ब्रैकेट में 3i माइनस 5j माइनस 11k। तो ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बिटवीन ए एंड बी।
देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वेक्टर 3i + 2j + 9k एंड i + pj + 3k आर। पहला कंडीशन है परपेंडिकुलर और दूसरा दिया है पैरेलल, मतलब लंबवत, और दूसरा है समांतर। हम लोग को जो अननोन वैल्यू p है, इस p का मान क्या है? p के जगह में लैम्डा भी दे देता है कभी कभी, या m दे देगा, कोई भी मान, ठीक है। तो पहला केस क्या है कि मान लेते हैं कि दोनों क्या है, लंबवत। दो केस दिया हुआ है ना, तो सपोज पहला केस कौन सा ले लेते हैं, लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है भाई, a डॉट b = 0, यही होता है। a डॉट b मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। तो जैसा फॉर्मूला था क्या था, a1 वाला, ठीक है। तो 3 × 1 हो जाएगा, होगा ना, 1 होगा, प्लस 2 × p होगा कि नहीं होगा, होगा, प्लस 9 × 3 बराबर 0 होगा। 3 + 2p + 27 = 0, ये हो जाएगा 2p + 30 = 0। तो 2p = हो जाएगा -30, p = हो जाएगा 30/2 यानी कि -1, ठीक है। तो p का मान आ गया माइनस, ठीक है। दूसरा केस बोल रहा है क्या, पैरेलल वाला। पैरेलल के केस में क्या होता है कि जो a क्रॉस b है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये हम लोग देखे थे, a क्रॉस b में हम लोग देखे थे वो डिटरमिनेंट हुआ, डिटरमिनेंट वाला देखे थे ना, ठीक वैसा होता है। एक और होता है कि अगर मान लो दो वेक्टर, हम लोग का वेक्टर a जो है a1i + a2j + a3k दिया हुआ है, और वेक्टर b दिया हुआ है a1i + a2j + a3k। तो अगर पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, a1/b1, a2/b2, a3/b3, ठीक है। a1/b1, a2/b2 और a3/b3, ठीक है। पैरेलल के तो देखो a1 कितना है, कंपेयर कर दो डायरेक्ट इससे, है ना, जो क्वेश्चन दिया है उससे कंपेयर कर लेना है। a1 कितना दे दिया है 3, a2 दिया है 2, a3 दे दिया है 9, b1 कितना दिया है 1, b2 दे दिया है p, और b3 दे दिया है 3। मान रख देते हैं a1 मतलब 3/1, यहाँ आ जाएगा 2/p और 9/3। अब कोई भी दो टो को लेकर के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, p यहाँ आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3। तो जब पैरेलल होगा तो p का मान 2/3 आएगा, और परपेंडिकुलर होगा तो p का मान माइनस। क्लियर है। तो ये रहा वेक्टर के न्यूमेरिकल, और भी इसके न्यूमेरिकल है, देख के बनाना। बेसिक जो फॉर्मूला था हम लोग पढ़ लिए, अब बस क्या चेंज करेगा, इसके वैल्यू को बस चेंज करेगा a और b का, बाकी उसमें फॉर्मूले में मान रखते जाना है और रखते जाना है, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब।